Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to understand and learn about phrases and clauses. Yes. Okay. So देखेंगे हम आगे. Every complete sentence has two main parts. The subject is the part of the sentence and that which tells us who or what the sentence is about. किसके बारे में है, किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट. ये सबसे इजी वे है सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का. नाउ द सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज. एक सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या फिर वो क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा. राइट. द सब्जेक्ट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब along with other words. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट होगा और प्रेडिकेट में ऑलवेज इट हैज अ वर्ब जरूर होगी एंड अदर वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकता है, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड मेनी अदर. राइट. तो नो मोर अबाउट इट. हम आगे बढ़ेंगे. चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा और सब्जेक्ट को डीपली जान लेते हैं. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ओके, किसके बारे में और क्या सेंटेंस बता रहा है हमें. नाउ द सेंटेंस इज ऑलवेज टेल्स अस. अब एक सेंटेंस हमें क्या बताता है, व्हाट द सेंटेंस टेल्स अस. सेंटेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके. Now, for example, if I say the cat is sleeping on the sofa, तो ये पूरा वर्ब अगर हम देखें, प्रेडिकेट पार्ट हमें किसके बारे में बात कर रहा है. यस, प्रेडिकेट जो है वो बात कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारी कैट. ओके. सो द कैट इज द सब्जेक्ट हु इज स्लीपिंग. सो कैट सब्जेक्ट है जो कि सो रही है. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स. अब वो समझ लेते हैं वो कौन से है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. कम इन डिफरेंट फॉर्म. सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट. व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट? वेयर द मेन वर्ड, यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन, ओके, दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई. ओके. सो फ्लाई, birds. So birds here is subject and fly verb. Okay. What is complete subject? हमने पढ़ा सिंपल सब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज कंप्लीट सब्जेक्ट? कंप्लीट सब्जेक्ट हमें क्या बताता है? इट इंक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट. ओके. इट इंक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट अलोंग विद ऑल इट्स मॉडिफायर. अब मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव और आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा द लिटिल ब्राउन डॉग बार्क्ड लाउडली. सो हियर दिस इज द सिंपल सब्जेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉग. मैं एक डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन देयर आर सम मॉडिफायर्स यूज, कुछ एडजेक्टिव यूज किए हैं उस डॉग को डिफाइन करने के लिए कि वो डॉग कैसा है. द लिटिल ब्राउन डॉग. सो अब जब मैं सब्जेक्ट की बात करूंगी, व्हेन इन दिस सिचुएशन इफ आई आस्क यू टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, so you have to take care that this complete part is the subject part and this is the predicate part. This is predicate and this is subject. So yes, we also call it as a complete subject. ओके. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज कंपाउंड सब्जेक्ट? आपने बहुत बार देखा होगा, आपके एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं. बट यस, ये ध्यान रखना है आपको, जब वो सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर हमें सही कंजंक्शंस का यूज करना होता है. लाइक व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड और and share the same predicate. Predicate remains same, but there may be more than one subject in the sentence, like books and pens. So we are talking, this is subject 1, you can say, this is subject 2, you can say, and joining by and. So it becomes compound subject. What is become? It become compound subject, but sharing the only one predicate, right? So books and pens are on the table. Books और pens कहाँ है? टेबल पर है. So this is compound subject. Okay. Now what is implied subject?
एक सेंटेंस में इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं हम जानते हैं, लाइक विच एक्चुअली टेल्स अस अबाउट कमांड रिक्वेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, जहां पर यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. जैसे मैंने आपसे कहा सिट डाउन, ओके, प्लीज ओपन द डोर. सो देयर इज समबडी जिसको मैं ये ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है मगर यस सब्जेक्ट है. सो यू वी से इम्प्लाइड सब्जेक्ट और अंडरस्टूड सब्जेक्ट, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज gerund एंड infinitive. यस, सेंटेंस में कभी कभी समटाइम्स अ वर्ब फॉर्म gerund और infinitive. यू नो वेरी वेल दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब और ये यहाँ पर किसका काम करती है, एंड एक्ट एज अ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, एंड हम बनाते कैसे हैं gerund when we talk about gerund. So gerund is like base form verb 1 ing in this way. Now when we say to succeed, so this is an infinitive. This is infinitive form of the verb. अब ये कैसे बनी है, to plus v1 base form of the verb. This is how it works, okay, in this way. So this also work as a subject in the sentence. So यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, that reading improves your vocabulary. आपकी vocabulary को improve क्या करेगा, reading. जितना ज्यादा आप read करेंगे आपकी vocabulary उतनी improve होगी. Now predicate. What is predicate? Predicate tells us the subject, what actually the subject does or what is said about the subject. कि सब्जेक्ट ने क्या किया है सेंटेंस में. जो डूअर है, सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने वाला. ओके, सो क्या एक्शन परफॉर्म किया है सब्जेक्ट ने वो हम यहाँ पर समझेंगे. इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. यस, प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब एंड इट मे इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स आल्सो. इट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट इट कैन बी. ओके, now for example the cat is sleeping on the sofa. So what is the subject, this is the subject, is sleeping on the sofa. This is complete predicate, right. Up yes, now it tells us there is one object also included, on the sofa. cat कहाँ पर सो रही है, cat सोफे पर सो रही है. तो ये हमारा verb हो गया, this is verb and this is object. Okay, now what is simple predicate. Now simple predicate क्या होता है, when the main verb or verb phrase in the sentence, it actually is the main verb or the verb phrase in the sentence. It also tells us what the subject is doing or being. सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है वो हमें बताता है. जैसे she sings, वो क्या कर रही है, वह क्या कर रही है, वह गा रही है. Now they are playing in the garden, वो खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं मगर कहाँ खेल रहे हैं, है ना. टेलिंग अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो आर प्लेइंग इज द वर्ब, इन द गार्डन इज द ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली दिस इज सिंपल प्रेडिकेट व्हिच इज टेलिंग अस व्हाट इज हैपनिंग, what action has been performed by the subject. Okay, now what is complete predicate. So here includes the verb simple predicate and all the words that modify or complete its meaning, object, complement, adverb, etc. Okay, for example the dog has been barking loudly at the stranger. ठीक है, so this is subject, the dog, doer. Okay, subject is the doer in the sentence. Okay, the rest part is the predicate. अब यहाँ समझना होगा हमें कंप्लीट प्रेडिकेट जब हम बात करेंगे तो वो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई एक डॉग जो है वो बाक कर रहा है, भौंक रहा है लाउडली एट द स्ट्रेंजर. कैसे कैसे भौंक रहा है, लाउडली. सो दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, कैसे भौंक रहा है. सेकेंडली होम, किसके ऊपर भौंक रहा है, नेसेसरी तो नहीं भौंकेगा कुत्ता, तो किसके ऊपर भौंक रहा है, एट द स्ट्रेंजर के ऊपर भौंक रहा है. सो दिस इज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ वी फाइंड, वी से दिस इज कंप्लीट प्रेडिकेट. नाउ कंपाउंड प्रेडिकेट, बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह ही कंपाउंड प्रेडिकेट को आप समझिएगा. सब इट ऑल्सो इट कंटेन्स टू और मोर वर्ब्स और वर्ब फ्रेज. ये क्या होता है, दो या दो से ज्यादा भी वर्ब्स हो सकती है. जैसे मैंने एक ही बार में दो काम किए या मैंने एक के बाद एक दूसरा काम किया, एक ही सब्जेक्ट है और उसने दो एक्शन परफॉर्म किए. फॉर एग्जांपल आई से शी कुक्ड डिनर एंड वॉश्ड द क्लोथ्स.
सो यहाँ पर शी ने दो काम परफॉर्म किए, शी सब्जेक्ट है, कुक्ड हमारा वर्ब हो गया, कुक्ड डिनर, उसने खाना भी बनाया, ओके। सो नाउ सेकंड, फर्स्ट एक्शन उसने जो किया वर्ब वन, एंड देन वॉश द डिशेस, और भाई उसने बर्तन भी धुल दिए, तो उसने दो एक्शंस परफॉर्म किए। एक्शन वन क्या हुआ हमारा, कुक्ड डिनर, एंड एक्शन टू इज वॉश्ड द डिशेस। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द बेबी क्राइड एंड फेल asleep, बेबी रोया और सो गया, ठीक है, दो एक्शन, बट हु इज द डूअर, हु इज द सब्जेक्ट ओनली, अ बेबी, द बेबी, बेबी रोया और फल, तो दिस इज एक्शन वन, this is action 2, combining by conjunction, so this is how we find compound predicate, ठीक है। now predicate with complement, प्रेडिकेट विथ कॉम्प्लीमेंट, आप सोच रहे होंगे कि मैम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आपने हमें आपके वहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेजेस और क्लॉजेस की क्लास है, तो मैम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्यों पढ़ा रही है। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉजेस पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की नॉलेज क्लियरली अच्छे से होनी चाहिए। सो दिस इज अ रिकैपिचुलेशन, यू कैन से रीकैप है ये आपकी नॉलेज का, तो समझ लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम प्रेडिकेट विथ कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए द वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट, ओके, द वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो कि वर्ब के मीनिंग को क्लियर कर दे, ठीक है, जो कि वर्ब के क्या क्लियर कर दे, मीनिंग को क्लियर कर दे। जैसे इट कैन बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हो सकता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो सेंटेंस में, ठीक है, या हो सकता है ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करूं तो इट डिस्क्राइब और रिमेन द सब्जेक्ट, या तो वो डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट ही रहेगा सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल शी इज अ टीचर, नाउ हु इज शी, क्या है वो, शी इज अ टीचर, सो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीचर। नाउ दे नेम्ड द बेबी रिया, उन्होंने बेबी का नाम रखा रिया, सो हु इज द सब्जेक्ट, दे इज द सब्जेक्ट, नेम्ड इज द verb, and now the baby Ria, so telling us more about कि वो भाई बेबी का क्या नाम है, बेबी का नाम है रिया, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फ्रेज पर। सो स्टूडेंट्स, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, पहले आप ओवरऑल समझ लीजिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेजेस बहुत अलग अलग वर्ड्स के ग्रुप होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, फ्रेज कभी भी, फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, बिग नो, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ठीक है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, एंड यस, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सेंस until unless it actually mix with some sentence, or in addition you can say that we use phrase in a sentence to give us more clarity on any sentence. Now a phrase does not have subject and predicate, a phrase always function as a part of speech in the sentence, phrase सेंटेंस के अंदर एज अ पार्ट ऑफ स्पीच काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेड अप ऑफ गोल्ड, राइट। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, वो हम समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं नाउन फ्रेजेस से। व्हाट इज नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या है। सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउन, नाउन क्या होता है सेंटेंस में, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, राइट। तो अब फ्रेज क्या होता है, व्हेन इट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस, मतलब नाउन को ही एक इलेबोरेट करके आप समझ लीजिए कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड उसमें ऐड किए गए हैं एक नाउन को इलेबोरेट करने के लिए। जैसे मैंने कहा फॉक्स, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, ठीक है। सो यहाँ नाउन हमारा फॉक्स है और हम फॉक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि वो एक क्विक, बहुत ही क्विक और कलर ब्राउन फॉक्स है। जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग, वो किसके ऊपर कूद गए, लेजी डॉग के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, इट हैज अ नाउन
हेडवर्ड एंड मॉडिफायर्स, आप देख सकते हैं मॉडिफायर्स यूज हुए हैं, एडजेक्टिव है ना, डिटरमिनर एंड देन फॉक्स. नाउ bouquet of fresh flowers brightened the room. So here noun is flowers, but yes, bouquet of fresh flowers telling us more about a noun. So ये completely noun phrase बन जाएगा. Okay, अब हम समझ लेते हैं adjective phrase. What is adjective phrase, students? Adjective phrase is a group of words that describe a noun or a pronoun. जो noun और pronoun को और अच्छे से हमें elaborate करके बताए, noun और pronoun के बारे में additional information दे, that is एडजेक्टिव. ठीक है, हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहते हैं, सिंपल वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव. अब यहाँ पर जब हम फ्रेज की बात कर रहे हैं तो नॉट अ सिंगल वर्ड बट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड. लाइक शी वॉर अ ड्रेस विद यूनिक स्टाइल. ठीक है, वी आर टेलिंग मोर अबाउट द ड्रेस. नाउ द कार sleek and shiny was parked in the driveway. The car, और वो कार कैसी है? sleek and shiny. So this is एडजेक्टिव फ्रेज, जो कुछ विशेषता, कुछ क्वालिटी बता रहा है आपके नाउन की. नाउ व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज? तो एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब क्या बताता है हमें सेंटेंस में? एडवर्ब्स एक्चुअली टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, additional information about a verb, that is called adverb, right? So not only it tells us about the verb, okay, but also it describes not only a verb but also the adjective and maybe sometimes adverb. How? So now when we talk about adjective phrase, so certainly there will be a group of words, that modifies a verb, adjective or another verb. Adverb. Tell. How? It tells us how, when, where and why. She danced with great energy. तो उसने कैसे डांस किया? उसने ग्रेट एनर्जी के साथ डांस किया. तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि डांस कैसे हुआ. इट इज टेलिंग अस अबाउट वर्ब, कि एक्शन कैसे हुआ. एक्शन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे. ओके, नाउ प्रपोजिशनल फ्रेज. तो प्रपोजिशंस क्या होते हैं? विच टेल्स अस अबाउट व्हाट. प्रपोजिशंस हमें क्या बताते हैं? किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी नाउन की सेंटेंस में नाउन कहाँ क्या कर रहा है, उसकी जगह क्या है, ओके, उसकी प्लेस क्या है, टाइम क्या है, उस तरह से. नाउ प्रपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन. फॉर एग्जांपल, इट आल्सो द कैट इज अंडर द टेबल व्हिच टेल्स अस अबाउट द लोकेशन. कहाँ है वो कैट? कहाँ पर है? कैट टेबल के नीचे है. तो टेलिंग अस मोर अबाउट द कैट, कि भाई कैट कहाँ पर है. कैट कहाँ है? कैट टेबल के नीचे है. सो ये हो गया हमें हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज, जो कि हमें कैट की जगह, कैट की लोकेशन के बारे में बता रहा है. नाउ वर्ब फ्रेज, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वर्ब फ्रेज विच एक्चुअली is a group of words that includes a main verb and one or more helping verb or auxiliary verb. It acts as a action, it acts as the action or the state of being in the sentence. She is singing beautifully. वो बहुत beautifully singing कर रही है. तो is auxiliary verb, helping verb. Singing is main verb. Beautifully is telling us more about in the sentence कि वो कैसे गा रही है. She is singing beautifully. Okay. Now क्लॉजेस पर हम आ जाएंगे. क्लॉजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सो बेसिकली क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब हमें ये समझना होगा, क्लॉजेस वो होता है जो कि एक सेंटेंस ही है और सेंटेंस में एज अ इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेज और क्लॉज, तो फ्रेज में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता. Here, yes, subject is there. यहाँ पर verb नहीं होता, but यहाँ here verb is there. This is how it works. इस तरह से ये काम करता है, right? Okay. Now, there are three main kind of clauses. ये समझने जरूरी है. Independent clause, जिसे हम main और principal clause भी कहते हैं. Second is dependent clause. Dependent clause हम यहाँ पे बात करेंगे. Dependent clause को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, राइट? जिसको अपने मतलब को पूरा करने के लिए, वो उसके अपने आप में उसका कोई मीनिंग नहीं होता. जैसे मैंने कहा
although it was raining, but it is not going to give you any idea about the what is happening in the sentence, आपको पता ही नहीं चलेगा. So हाँ, अगर मैं कहूँ although it was raining, I went out, हालांकि वहां उस समय बारिश हो रही थी, मैं बाहर चली गई. अब तो आपने देखा आई वेंट आउट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है दैट आई वेंट आउट, मैं बाहर गई. लेकिन अगर मैं कहूं ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो ऑल्दो इट वाज रेनिंग अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं, उसको जरूरत है साथ में एक और सेंटेंस की अपने मीनिंग को मीनिंगफुल बनाने की, राइट. सो हम उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको जो डिपेंडेंट है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, वो डिपेंडेंट हो गया. जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में ही पूरा है, कंप्लीट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए. नाउ कोऑर्डिनेट क्लॉज, जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. अब हम इसको ऐसे समझते हैं, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, ओके. इसको किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए. दिस इज एज नेम सजेस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो यस, इट नीड्स a sentence or you can say an independent clause to fulfill it, to make itself meaningful. and coordinate clause के अंदर two independent clause होते हैं. coordinate clause में two independent clause होंगे, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो कि ज्वाइंट बाय द कंजंक्शन. आगे हम इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे थोड़ा सा जब मैं डिस्क्राइब करूंगी. ठीक है, तो आप पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझ लेते हैं. व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? यस, आप ना पॉइंटर से याद रखिए. पॉइंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. तीनों तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये अपना मीनिंग खुद ही दे देते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए. ठीक है, इट विल गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग एंड ऑल्सो इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट अबाउट. नाउ इफ आई से शी डांस्ड ब्यूटीफुली, उसने बहुत खूबसूरत डांस परफॉर्म किया. ठीक है, तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है, ब्यूटीफुली यहाँ पर कि हाउ शी डांस, राइट. सो इन दिस वे it is giving you a complete idea, complete sentence. There is nothing जो हमें ना समझ में आया हो. ठीक है, so this is called independent clause. यहाँ पर मैंने बोला she was going to the school. It is giving complete meaning. ये पूरा अपने आप में complete meaning दे रहा है, तो ये independent clause हुआ. ओके okay? आगे समझ लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. जैसा कि मैंने आपको बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज आल्सो, जिनको हमेशा जरूरत होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी की. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अपने आप में आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देने वाले. दूसरी बात है, इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज. ये मेन क्लॉज पर या यू कैन ऑल्सो से इंडिपेंडेंट क्लॉज पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए. ठीक है, to give us a complete meaning. It often begin with the subordinate clause. Mostly subordinate conjunctions के साथ ही ये शुरू होंगे. जब भी आप subordinate clause की बात करेंगे तो it often start with subordinating conjunctions. अब subordinating conjunctions जैसे although हो गया, right? उस तरह से ये शुरू होते हैं. Because हुआ, although, if, when, while, since. Since I was not available, so I could not able to pick your phone up. ठीक है, in that way. So this is subordinate clause. Now coordinate clause, yes, it joins two independent clause that contains related ideas of equal importance. दोनों ही equal, दोनों ही important हैं सेंटेंस के लिए, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में important हैं और सेम ही बात कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, मतलब सेम आइडिया शेयर कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द सेम आइडिया, रिलेटेड आइडिया, नॉट सेम, रिलेटेड आइडिया. सो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे फैन बॉयज होते हैं. आई होप यू नो फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बिकॉज ऑफ, येट, सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग. मैं बाहर जाना चाहती थी लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई. सो यहाँ पर
दोनों ही सेंटेंस, अब आप देखो, आप थिंक अबाउट दिस सेंटेंस ओनली, आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहती थी, giving you complete sense. Okay, and it started raining, when I say it started raining, बारिश शुरू हो गई थी. Yes, both sentence are independent, right? अब now हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया किससे, coordinating conjunction से, तो now this become coordinate clause, right? So this is all about clauses. Okay, so I request you, for any further questions you can write me in the comment box. Please do like, subscribe and share. Thank you.